डेट आज 21 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है न्यू स्टडी ऑन नाइन्थ प्लैनेट। देखो, आप सबको पता होगा 2006 से पहले हमारे जो सोलर सिस्टम में 9 ग्रह माने जाते थे, 9 प्लैनेट। लेकिन 2006 में साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो 9th प्लैनेट है प्लूटो, उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया था। तो अब सिर्फ 8 प्लैनेट है, 8। लेकिन अब देखो, दोबारा से ये देखा गया कि जो हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, नेपच्यून के बाद एक और प्लैनेट है जिसको 9th प्लैनेट का नाम दिया जाएगा। अभी उस पर रिसर्च चल रही है। जो प्लूटो है, ये 2006 में एक माइकल ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था। ड्वार्फ का मतलब छोटा प्लैनेट है ये। देखो भाई साहब, ये है अपना सोलर सिस्टम, ये सन है, सन के चारों ओर ये 8 ग्रह घूम रहे हैं। और ये पहले प्लूटो भी ग्रह माना जाता था जो 2006 से, लेकिन बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जो इसका ऑर्बिट है ना, सन है, जैसे सन के चारों ओर घूमना, ये जिस पाथ में घूमते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट। इसका ऑर्बिट सन के चारों ओर ये एसेंट्रिक था। एसेंट्रिक का मतलब बहुत ही, देखो, लंबा सा था ऐसा, लेकिन होना चाहिए इलिप्टिकल। इलिप्टिकल होना चाहिए कुछ इस तरह का, अंडा आकार का, लेकिन ये एसेंट्रिक था, बहुत ही लंबा था, इसलिए इसको कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। कुछ और भी 3-4 रीजन थे, उनमें से एक ये था जिसको निकाला गया था, ये प्लूटो को। तो ये 8 ग्रह हैं। पहले मरकरी आता है सबसे नज़दीक सन के, फिर वीनस आता है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वीनस पे होता है, मरकरी पे नहीं होता। भले ही सन के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक है बुध ग्रह यानी कि मरकरी, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस पे है? वीनस पे, शुक्र ग्रह पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। मार्स के सबसे नज़दीक, मतलब अर्थ के सबसे नज़दीक मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह, फिर वीनस है, फिर मरकरी, फिर जुपिटर आता है। तो उसके चौथे नंबर पे आता है ये जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड मिलते हैं यहाँ पे। फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। और ये 8 ग्रह के बाद यहाँ पे देखा गया कहीं पे 9वां ग्रह, जिसकी अभी रिसर्च हुई है कि यहाँ पे 9वां ग्रह हो सकता है। ये स्टडी प्रपोज की है, प्लानिट की 9, प्लानिट 9 के नाम से स्टडी को नाम दिया है। ये जो अर्थ है, अर्थ के मास से, जितना भी अर्थ का बाहर है मास है, उससे 6 टाइम, 6 गुना ज़्यादा हो सकता है। और नेपच्यून जो ग्रह है उससे बियॉन्ड, उससे ये दूर है लगभग। ये देखो, सन की स्टडी की गई थी एक बार 2016 में भी इसके बारे में देखा गया। और ये क्या है, जब भी ये सन के क्लोज आता है ऑर्बिट में, जैसे सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ये ग्रह, तो क्लोज आता है, तो तब ये ब्राइटर दिखाई देता है और तब इसे देखना आसान होता है, क्योंकि इस पे सन की रोशनी पड़ती है सूरज की, और इसे देखना आसान होता है। ये कोल्ड गैस जाइंट्स जो नेपच्यून है उससे दूर है। और देखो, ये भी गैसियस प्लानेट है, गैस से बना हुआ है। ये जो 9th प्लानेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये नासा के अकॉर्डिंग ये गैसेज हैं इसके सरफेस में, जिससे बना हुआ है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है G33। देखो, एक ये ग्रुप है कुछ कंट्रियों का मिला के। जब ये मिला था, मतलब बनाया गया था, तब तो 33 कंट्री थी, लेकिन अब इसमें 47 कंट्री है इस ग्रुप में। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लो एक ग्रुप है, बहुत सारी कंट्री ने मिलकर बनाया हुआ है। अब 47 मेंबर इसके, मतलब मेंबर स्टेट है, मेंबर कंट्री है इसके। ये G33 को ये इस नाम से भी पुकारते हैं, फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर। देखो, एक कॉलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज की, जो विकासशील देश हैं डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी एक ये कॉलिशन है, गठबंधन है, ग्रुप है, जो 2003 में बना था। एक कोनकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी भाई साहब, कोनकन नाम की जगह पे। किसकी हुई थी? देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो WTO, उसका दोहा राउंड हो रहा था। दोहा एक इंडोनेशिया में जगह है, वहां पे इसकी मीटिंग हो रही थी, उसके दौरान ये कोनकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन हुआ। मतलब कि जो WTO है ना, आप सबको पता है किस लिए रूल बनाता है? ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, आसानी से एक दूसरे कंट्री के बीच में व्यापार हो, जो टैरिफ रिडक्शन हो, इतना कोई टैक्स वगैरह ना लगाएं, कम टैक्स लगाएं, आसान हो व्यापार करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। इसलिए WTO रूल्स बनाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। इंडिया भी इसका मेंबर है, सबको पता है आपको। 1 जनवरी 1995 में बना था। इससे पहले गेट नाम की एक संस्था थी, GATT, ये गेट नाम की थी। तो ये फिर WTO बना 1995 में, गेट को ही कन्वर्ट कर दिया 1995 में WTO में। तो ये G33 है जिसमें 47 मेंबर है कंट्री। इसने कहा है कि WTO में जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो रूल है, उनमें कुछ भाई साहब ढील दी जाए। मतलब ऐसा है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको तो क्या है, ये बोल रही है डेवलप्ड कंट्री, जो एग्रीकल्चर के लिए डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया क्या है, सब्सिडी ना दे किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए अपनी कंट्री में। इसका मानना ये है कि डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश है, जैसे USA है, कि अगर ये जो जैसे इंडिया है, इंडिया अगर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि फार्मर किसानों को सब्सिडी देगी, जैसे मान लो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में अगर सब्सिडी देगी, सहायता देगी गवर्नमेंट सरकार, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो ये बाहर देशों में
सस्ते दामों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मान लो दूध या दही या कुछ भी सस्ते दामों में बेच सकेंगे। लेकिन सस्ते दामों में जब बेचेंगे, जिस मार्केट में जाएगा, मान लो किसी कीनिया नाम की कंट्री में गया, अफ्रीकन कंट्री में, तो यहाँ पे आए क्या है, जो यहाँ पे जब इंडिया का माल सस्ता बिकेगा तो कीनिया का जो प्रोडक्ट है, दूध का प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर का रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है मान लो, या आपका कोई क्रॉप है, शुगर है या गेहूं है, तो ये कीनिया का कौन खरीदेगा। तो इस तरह से ये ऐसी सब्सिडी को डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी बोलते हैं। ये 3 तरह की सब्सिडी है डब्ल्यूटीओ में। इसमें एक तो ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स में वो सब्सिडी है जो अलाउ हैं। अंबर बॉक्स है, अंबर बॉक्स में कुछ वो सब्सिडी हैं जो जिन पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और एक है भाई साहब ब्लू बॉक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ये हैं, ये लगभग अलाउ होती हैं ये भी। तो इनमें यही बोला गया है भाई साहब, ये देखो इसमें यहाँ लिखा है टारगेट जो G33 है उनका प्रपोजल ये है, जैसे फूड ग्रेन वगैरह हैं, इनको फार्मर से प्रिक्योरमेंट करते हैं एमएसपी पे। देखो हमारे देश में भी एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर को एमएसपी देते हैं, अनाउंस करते हैं फसल बोने से पहले, और फिर उनकी जो फसल है वो फसल कटने के बाद खरीदते हैं। लगभग एमएसपी पे ही जो अनाउंस की थी, एमएसपी से ज़्यादा रेट भी दे सकते हैं किसानों को। तो ये क्या है, जब सब्सिडी रेट प्रोवाइड करते हैं तो ये एग्रीकल्चर रूल्स जो ग्लोबल हैं, वो पुअर कंट्री हैं, उनको ये क्या है अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। लेकिन G33 जो प्रपोजल है वो उनका कहना ये है कि हमारे देश में क्या है, जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, तो इन कंट्रीज़ में क्या है, किसान पुअर हैं, गरीब हैं, तो उन्हें सब्सिडी देना जरूरी है, तो हमें सब्सिडी देना अलाउ किया जाए। तो ये क्या है कि ये कैटेगरी है जो डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, जो मतलब सब्सिडी ऐसी जो नुकसान पहुंचाती है, इस कैटेगरी में नहीं रखा जाए ऐसी सब्सिडी को, ऐसी सहायता को। तो ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, डब्ल्यूटीओ का एक समझौता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसमें अमेंडमेंट की, संशोधन की डिमांड करते हैं ये कंट्री, कि इसमें क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज को तब तक ये छूट दी जाए, तब तक ऐसा मतलब कोई सॉल्यूशन ना निकल के आए कि हम अपने किसानों की सहायता कैसे करें, तब तक हमें सब्सिडी की छूट दी जाए, ये इन कंट्रीज़ की डिमांड है। तो एक ग्रुप एडवोकेट करता है कि इनके लिए स्पेशल प्रोडक्ट एग्जाम्पशन दी जाए, मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे रखे जाएं जिनको छूट दी जाए कि इन पे हम सब्सिडी दे सकें, जो भी मान लो ये हमारे देश से एक्सपोर्ट करें दूसरी कंट्रीज़ में, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलाउ किया जाए कि वो सर्टेन प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट करें, छूट दें, टैरिफ रिडक्शन में टैक्स रिड्यूस कर सकें, और इनके लिए स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि अपने प्रोडक्ट को बचा सकें। और G33 ग्रुप में इंडिया भी एक मेंबर है। यही था इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेबल कॉइन। देखो स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है, लेकिन बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन में फ़र्क क्या है। देखो स्टेबल कॉइन होती है जो भी गवर्नमेंट बैक करेंसी होती है, मतलब जैसे गवर्नमेंट की किसी सरकार की करेंसी है, मुद्रा, जैसे रुपया हमारे देश की है, डॉलर है जैसे अमेरिका की, तो इससे ये पैक्ड होती है, पैक्ड का मतलब फिक्स होती है, इससे बंधी होती है। जैसे ये स्टेबल कॉइन क्या है, ये होती है डॉलर से इससे पैक्ड कर दिया। अगर डॉलर का जो प्राइस है, मान लो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो स्टेबल कॉइन का भी प्राइस बढ़ेगा, अगर डॉलर का प्राइस घटेगा तो स्टेबल कॉइन का प्राइस भी घटेगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, देखो डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये देखो ऐसे जैसे आपके हाथ में 10-20 रुपए का नोट होता है, ऐसे नहीं होता। ये आपके इंटरनेट पे एक एप्लीकेशन होती है, उसमें आपके सारा कॉइन वगैरह होते हैं। जैसे आपको, जैसे मान लो कोई खरीद करने जाते हो आप रिलायंस फ्रेश से, या आप इजीडे से, या किसी भी से भी, मान लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आजकल, अमेजन वगैरह, या हो गए आपके ये मंत्रा हो गया, या आपका हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, इनसे जब कुछ खरीदते हैं तो आपको कुछ छूट देते हैं कि इतने आपको कॉइन मिल गई। तो जब आप मान लो नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे तो वो कॉइन रुपए में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ डिजिटल कॉइन होते हैं। ये मतलब करेंसी ऐसे नहीं होती किसी देश की, बस इसे मतलब किसी एप्लीकेशन पे स्टोर करके रख सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में होती है। तो स्टेबल कॉइन में बस ये फ़र्क है, ये भी क्रिप्टो करेंसी है लेकिन गवर्नमेंट बैक करेंसी से ये पैक्ड होती है। अगर डॉलर से पैक्ड है तो डॉलर का दाम बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। तो ये जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं करंटली, इनका क्या है, डॉलर से ही ये पैक्ड होते हैं, डॉलर से, और मोस्टली डॉलर से या फिर यूरो या येन से होते हैं। येन जापान की करेंसी है और यूरो आपको पता है यूरोपियन यूनियन है जो, उसकी करेंसी है। तो इसके कारण जब भी मान लो स्टेबल कॉइन में उतना ही फ्लक्चुएशन आता है जितना फ्लक्चुएशन क्या किस में आता है, डॉलर में। लेकिन देखो फ्लक्चुएशन का मतलब उतार चढ़ाव। अगर स्टेबल कॉइन की करेंसी है जो कभी घट जाएगी कभी बढ़ जाएगी, इसमें कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, वेरी लिटिल। जैसा बिटकॉइन वगैरह में मिलता है ना, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। बिटकॉइन या यूथेरियम, ये भी एक क्या है, डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है दोनों। तो जैसा इनमें देखने को उछाल मिलता है, अप्स एंड डाउन्स, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है इसका प्राइस, तो ऐसा इसमें स्टेबल कॉइन में इतना देखने को नहीं मिलता, कम मिलता है इसमें। मतलब स्टेबल इसी से नाम है क्योंकि स्टेबल रहते हैं ये कॉइन, ज़्यादा इनकी जो कीमत है घटती बढ़ती नहीं है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता इनको, जिसके पास भी होती है। तो ये एक तरह से कनेक्ट करती है ओल्ड वर्ल्ड मनी को न्यू वर्ल्ड मनी को, यानी कि न्यू वर्ल्ड क्रिप्टो मनी है जो, उसको ब्रिज का काम करती है उसके बीच में।
ये फर्स्ट जो स्टेबल कॉइन क्रिएट किया गया था 2014 में, जिसका नाम रखा था टेदर। टेदर नाम रखा था, ऑनलाइन करेंसी, ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड होती है ये। नेक्स्ट है जनरल शेरमन। देखो एक पेड़ है, ये ट्री है, ट्री, ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्यूम के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट ट्री है पूरे वर्ल्ड का। और कहाँ पे है ये? यूएस में, कैलिफोर्निया नाम की जगह, वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसमें है। 2200 साल पुराना है भाई साहब ये पेड़। देखो ये है पेड़, 2200 साल पुराना पेड़ है। और देखो इसका वॉल्यूम का मतलब है जितना स्पेस में इसने जगह घेरी हुई है। जैसे ये पेड़ है, ये स्पेस में देखो इतनी जगह घेरी हुई है। अगर इस स्पेस में, मतलब ये जो आपके आसपास जो भी है स्पेस, ये भी है मतलब एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो ये जितनी भी ये जगह घेरी हुई है, ये वॉल्यूम से देखें तो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेड़ है ये। इसलिए ये न्यूज़ में है अभी। 2000 मतलब 275 फीट ऊंचा पेड़ है ये। और इसका जो डायमीटर है 36 फीट है। डायमीटर तो आप सब जानते हो, ये डायमीटर जो 36 फीट का डायमीटर है। और यूएस का जो स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है नेशनल ट्रस्ट। देखो नेशनल ट्रस्ट अभी न्यूज में है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड इन्वायरमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। देखो इसने अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए भी नेशनल ट्रस्ट को अभी ऑर्गेनाइज किया है कि मीटिंग के इसमें भी नेशनल ट्रस्ट का जो फायदा है इसमें भी पहुंचा जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। क्योंकि जब पहले देखो 5 अगस्त 2019 से पहले जब ये स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, तो तब इसमें क्या है, पार्लियामेंट के लॉ लागू नहीं होते थे तब तक कि जम्मू कश्मीर की असेंबली अपनी कंसेंट ना दे दे, सहमति ना दे दे। लेकिन अब इसमें लागू हो जाते हैं क्योंकि ये अब स्टेट नहीं रहा, ये 370 आर्टिकल हटा दिया हमारे संविधान से। तो अब इसमें ये नेशनल ट्रस्ट का फ़ायदा ये पहुंचाने की बात हुई है इस मीटिंग में। ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट है 1999 का, उसके थ्रू ये नेशनल ट्रस्ट बना था। तो बैकग्राउंड क्या है, देखो ये जो भी 4 कैटेगरी के पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए ये नेशनल ट्रस्ट का फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जो ऑटिज्म से बीमार हैं, ऑटिज्म देखो ये सारी दिमाग की बीमारी हैं, मतलब एक तरह से पागलपन। ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लाजी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो ऐसे डिसेबल पीपल हैं मेंटली, उनको ये फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ये जो एक्ट बनाया था 1999 में, नेशनल ट्रस्ट का मतलब एस्टेब्लिशमेंट इसके थ्रू ही होता है, इस एक्ट के थ्रू नेशनल ट्रस्ट का। तो नेशनल ट्रस्ट एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। जब भी कोई बॉडी बनती है किसी एक्ट से, कानून से, तो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक संस्था, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम करती है। इस नेशनल ट्रस्ट को इसलिए ही बनाया गया था कि ये जो भी ऐसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक्ट के थ्रू आते हैं, या मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लासी, यानी कि जो पर्सन है इनकी वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए ये बनाया गया था। तो इसमें क्या है, जो भी एक्ट है 2 बेसिक ड्यूटीज है इसकी, एक तो लीगल और वेलफेयर, मतलब लोगों की भलाई करनी है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या, टारगेट, इसका टारगेट यही है जो ऊपर हमने पढ़ा। एक तो जो डिसेबल्ड पीपल हैं इनकी वेलफेयर करना और इन्हें फैसिलिटेट करना, इसके राइट मतलब जितने भी इनके अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन करना, जो भी डिसेबल पर्सन है। और ये सपोर्ट क्या है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो, उनको भी प्रोवाइड करना, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं जो डिसेबल पीपल को फ़ायदा पहुंचाती है उनको भी फ़ायदा पहुंचाना उन ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो भी इनके गार्डियन वगैरह हैं या ट्रस्टी हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भी है मेंटल रिटार्डेशन वगैरह, जो मान लो किसी मेंटली से अफेक्ट है कोई पर्सन और ऐसे डिसेबल पर्सन है, अपंग पर्सन है, मतलब मेंटली वो क्या है, मेंटली रिटार्ड है, यानी कि उनके दिमाग की हालत कमज़ोर है, पागल जिन्हें बोलते हो आप लोग। तो ऐसे लोगों के जो गार्जियन हैं, ट्रस्टी हैं, मतलब जो उनके एक तरह से माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, उनको भी एक तरह से अपॉइंट करना है इनके प्रोसीजर में, उनको भी सहायता देनी है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, ये है रिलीफ पैकेज फॉर टेलीकॉम सेक्टर। देखो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी लास्ट वीक अप्रूव किया था कि हम जो भी ऐसे टेलीकॉम सेक्टर हैं जो नुकसान में चल रहे हैं उनको हम फ़ायदा पहुंचाएंगे, रिलीफ पैकेज जारी किया था उनके लिए। मतलब ये पैकेज 4 साल के लिए मॉरिटोरियम लग जाएगा, यानी कि जो ऐसे कुछ टेलीकॉम सेक्टर हैं जैसे वोडाफोन, वीआई हो गया अब तो, वोडाफोन और आइडिया, ये घाटे में चल रही है कंट्री, तो इन पे कुछ टैक्स लगाया गया था। उस टैक्स में 4 साल का मॉरिटोरियम यानी कि 4 साल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा कि 4 साल तक आपसे टैक्स की ये मांग नहीं की जाएगी। और 100% अलाउ कर दिया एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट के जरिए कोई भी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में आ सकती है। 100% एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी विदेशी कंपनी आ सकती है और 100% तक वो इन्वेस्ट कर सकती है टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये 100% ऑटोमेटिक रूट में अलाउ कर दिया है। और देखो जो एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू पे जो डेफिनेशन थी गवर्नमेंट की, उसको भी रीडिफाइन किया जाएगा। ये एडीआर था भाई साहब, एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू ये था। देखो कोई भी टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे मान लो वोडाफोन, तो वोडाफोन से गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी कि वोडाफोन टैक्स देगा अपनी किस पे, इनकम पे, और इनकम पे किस पे, ग्रॉस, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू पे। और एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू क्या है, जितना भी इसका प्रॉफिट है।
अब गवर्नमेंट कह रही थी कि जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया है, अपनी आपकी जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स दो, यानी कि वोडाफोन की देखो टेलीकॉम सेक्टर है, अब आप टेलीकॉम सेक्टर पे जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उस पर करोगे ना, क्योंकि जो टेलीकॉम से इसने कमाया है, मान लो इसने कहीं पे वोडाफोन ने पैसा कमाया और इसका प्रॉफिट था, इसने कोई दूसरी कंपनी खोल ली, मान लो इसने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल ली, कोई मान लो मोटर वगैरह बना रही है, या फिर कोई मान लो इसने मॉल खोल लिया, उससे फायदा हो रहा, उसको भी आप टेलीकॉम सेक्टर में काउंट करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। लेकिन इसका कहना यह था भाई साहब जो हम टेलीकॉम सेक्टर से कमा रहे हैं आप उस पर ही तो टैक्स लोगे इस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में, आप हमारी वो इनकम क्यों काउंट कर रहे हो। तो ये भाई साहब ये एक तरह से इनको गलत लगा वोडाफोन को, ऐसे बहुत सारी टेलीकॉम सेक्टर थी, यानी कि जो इनका काम है, यानी कि फ़ोन वगैरह में सर्विस प्रोवाइड करती हैं टेलीकॉम सेक्टर वगैरह, जिन पे आप सिम वगैरह खरीदते हो, और जिनसे इस बिजनेस से जो लाभ हो रहा है उसको आप एजीआर में काउंट करो, इनका कहना ये था। लेकिन गवर्नमेंट तो ये कह रही थी जितना भी आपने कमाया, कहीं भले ही आपने कोई और कंपनी से कमाया है या किसी से भी, सम पे हमें एजीआर चाहिए, एजीआर से पे मतलब उसे एजीआर में काउंट किया जाएगा और उस पर हम आपको टैक्स लगाएंगे, उस पर टैक्स लेंगे। तो इनको अच्छा नहीं लगा, ये गई भाई साहब टीडी सेट के पास। टीडी सेट है ट्राइब्यूनल है, ये एक भाई साहब टीडी सेट मतलब अपेलेट ट्राइब्यूनल है, मतलब टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट अपेलेट ट्राइब्यूनल, ये जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के डिस्प्यूट होते हैं उसमें जाती हैं, ये कोर्ट की तरह काम करता है। तो इसने मना कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कहा भाई साहब आप तो गलत हो, जो टेलीकॉम सेक्टर से उसने कमाया उस पर आप टैक्स लो, सारा जितना उसने कोई मान लो और बिजनेस खोल रखा उस पर तो अलग टैक्स लेते हो ना, आप उसमें एजीआर में क्यों काउंट कर रहे हो आप। तो ये टीडी सेट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुनाया और टेलीकॉम जो कंपनी उनके फेवर में दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नाराज हो गई। फिर ये भाई साहब गई, इसने कहा टीडी सेट ने बोला आप ट्राई से बोलो, ट्राई रेगुलेशन बनाएगी। जो ट्राई है, ट्राई क्या है, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो जो रूल्स वगैरह बनाती है, कितने आप चार्ज रखोगे फ़ोन कॉल के, कितने आपको मतलब प्लान रखोगे, ये सब ये मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाती है टेलीकॉम सेक्टर के लिए ट्राई। तो टीडी सेट ने कहा ट्राई से बोलो आप रूल रेगुलेशन बनाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भाई साहब चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बोला एजीआर में सारा काउंट होगा। क्या काउंट होगा, जो जितना भी वोडाफोन सेक्टर, कोई भी वोडाफोन कंपनी है, एयरटेल है, जियो, कोई सी भी है, कि जितना इन्होंने कमाया टेलीकॉम सेक्टर से भी या और किसी बिजनेस से भी कमाया, सब वो एजीआर में काउंट होगा और उस पर टैक्स दिलेगी गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में दिया ये अपना डिसीजन। लेकिन अब देखो वैसे ही वोडाफोन जो कंपनी और आइडिया, ये तो भाई साहब बंद होने की कगार पे थी, दोनों मिल गई, फिर वीआई बना लिया दोनों ने। अब दोनों ने वीआई बना लिया, अब भी ये घाटे में चल रही हैं, लगभग बहुत 1000 करोड़ रुपए का घाटा है इन पे, लाइबिलिटीज है इनकी, मतलब लोन चुकाना है इन्हें। तो अब ये एजीआर इतना काउंट करोगे तो कैसे टैक्स देंगी ये। तो गवर्नमेंट ने अब खुद ही पैर पीछे खींच लिए, मतलब खुद ही बोला हम एजीआर को रीडिफाइन करेंगे, और जो आपका बाकी के जो बिजनेस है उनको एजीआर में नहीं काउंट करेंगे आपकी ग्रॉस इनकम में, ग्रॉस जो रिवेन्यू है, और हम जो टैक्स है उसी पे लेंगे, यानी कि जो आपकी टेलीकॉम सेक्टर से। तो ये पैकेज भी अनाउंस किया अभी। इससे क्या है फ़ायदा, क्या होगा, जो वोडाफोन आइडिया रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल कंपनी है इनको थोड़ी छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, और ये कंपटीशन एक तरह से इंक्रीज करेगा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए। और जो एजीआर रिलेटेड जितने भी ड्यूज हैं उन पे मोरिटोरियम लगाएगा, मतलब स्थगित कर देगा लॉन्गर पीरियड के लिए। और डेफिनेशन, एजीआर की डेफिनेशन भी दोबारा ये करेगा, चेंज करेगा, यानी कि जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज के, उनको ये एक्सक्लूड करेगा, हटा देगा। सिर्फ ये क्या है, जो भी टेलीकॉम रेवेन्यू है उनको ही लेके आएगा इस एजीआर में, जो भी मतलब वो टेलीकॉम सेक्टर में कमा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां। तो इसमें ये कुछ अनाउंसमेंट्स की गई, यानी कि जो पेमेंट है मॉरिटोरियम की उस पर कुछ दिन के लिए 4 साल के लिए अगले ये रोक लगा दी गई है। और इसमें रैशनलाइजेशन क्या है एजीआर का, मतलब दोबारा से काउंट किया जाएगा, नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू है जो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। 100% एफडीआई अभी ऑटोमेटिक रूट से टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ कर दिए गवर्नमेंट ने। और नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इकोसिस्टम, जो भी मान लो स्पेक्ट्रम के थ्रू जो फीस ली जाती है, जैसे मान लो स्पेक्ट्रम होता है, जब भी ये कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है जिनके जरिए आप फ़ोन करते हो, तो इसके जरिए कैसे करते हो, स्पेक्ट्रम अलोकेट करती है गवर्नमेंट, और स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो गवर्नमेंट से खरीदती हैं ये कंपनियां, जितना भी ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदेंगी उतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती हैं ये यूजर्स को, जो भी आप हम यूजर्स हैं। तो स्पेक्ट्रम एक तरह से फ्रीक्वेंसी, अगर स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो अच्छी कॉल होती है, कॉल वगैरह अटकती नहीं है। जैसे आप देखते हो कभी कॉल अटकती है, वहाँ पे नेटवर्क अच्छे नहीं होते, वहाँ पे टावर अच्छा नहीं होता, तो वो क्या है कि जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी तो अच्छी तरह से कॉल होगी। तो स्पेक्ट्रम अलोकेशन की जो फीस है जो गवर्नमेंट लेती है इन कंपनीज से, तो ये फीस भी कम लेगी गवर्नमेंट, इस पर फीस घटाएगी, स्पेक्ट्रम जो चार्जेज हैं ये रिमूव करेगी। ये गवर्नमेंट ने कुछ अभी रिलीफ पैकेज प्रोवाइड किया है टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज के लिए। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है हाउ एग्री इंफ्रा फंड इज स्ट्रेंथिंग प्राइमरी एग्री कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया था गवर्नमेंट ने, किसके लिए,
जो एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह थी या ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनको फ़ायदा देने के लिए। तो ये इसने अभी ये बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इसने जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, देखो विलेज लेवल पे होती है ये, कोई भी मान लो 10 15 20 100 आदमियों ने मिलकर ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और फिर ये आपस में लोन देते हैं आगे। मान लो किसी को एग्रीकल्चर में कुछ पैसा चाहिए तो लोन ले लेते हैं। तो एक तरह से जो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसने इन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको फ़ायदा पहुँचाया विलेज लेवल पर, ये कहना है अभी इस न्यूज़ का। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो डेटा है इसने बोला है लगभग 6524 प्रोजेक्ट हैं जिनमें 4503 ये मतलब एट ए कॉस्ट ऑफ इतनी कॉस्ट पे ये सैंक्शन किया था और एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में ये इसके थ्रू ये इतने प्रोजेक्ट को दिया गया है, लोन दिया गया है। लगभग 76% जो लोन है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक तरह से फंड दिया जाता है इन्हें ताकि ये अपना एग्रीकल्चर सही से कर सकें, उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटी बना सकें अपने एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब वेयर हाउस वगैरह गोदाम वगैरह स्टोरेज रख सकें उसे। तो इसके लिए लोन दिया जाता है, यानी कि 65% जो इसमें फ़ायदा दिया गया फंड दिया गया है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोजेक्ट के लिए गया है, ये बोला इसमें। लेटेस्ट मॉडिफिकेशन क्या किए यूनियन कैबिनेट ने, देखो इसमें क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो ये, इसमें कुछ और फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, देखो इसमें जो एलिजिबिलिटी थी पहले कौन कौन को इसमें फ़ायदा दिया जाएगा, किस किस को पैसा दिया जाएगा, वो डेफिनेशन इंक्लूड कर दिया इसमें। ये देखो इसमें कोई स्टेट एजेंसी है, एपीएमसी जो मंडी होती हैं वो भी इंक्लूड कर दी, नेशनल स्टेट फेडरेशन कोऑपरेटिव है वो भी, जो एफपीओ होती हैं फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो फेडरेशन है, इन सब के लिए भी अब लागू कर दिया ये। मतलब जो भी एपीएमसी जो मंडी होती है जहाँ पे किसान अपना अनाज वगैरह क्रॉप वगैरह बेचने जाता है, वहाँ पे मान लो एपीएमसी लोन लेना चाहती है तो 2 करोड़ रुपए तक उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन की यानी कि फैसिलिटी दी जाएगी। इंटरेस्ट सबवेंशन वो होता है जैसे लोन लिया इन्होंने किसी भी मंडी ने, अपना मान लो कोई वेयर हाउस बनाना, गोदाम बनाना है या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करना है, हाउस वगैरह बनाने हैं वहाँ पे, तो ये 2 करोड़ तक के लोन पे गवर्नमेंट उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, यानी कि इंटरेस्ट में छूट। जैसे मान लो इन्हें 5% इंटरेस्ट भरना, ब्याज भरना है, तो गवर्नमेंट इन्हें कुछ परसेंट का दे देगी कि सिर्फ आप मान लो 3% भर दो, 2% गवर्नमेंट भर देगी, ऐसा कुछ फ़ायदा प्रोवाइड करती है इसमें। तो ये जो पावर है डेलीगेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को, मतलब इस मंत्रालय को दे दिए कि अगर मान लो कोई और बेनिफिशियरी रिमूव करना है या एडिशन करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर सकेगी, कृषि मंत्रालय अपना आप कर सकेगा कि मान लो किसी और को भी इसमें एक्सटेंड करना है, मतलब किसी और को भी फैसिलिटी देनी है, लोन देना है इस फंड के जरिए, या किसी और को डिलीट करना है इस कैटेगरी से, तो अब हाथ में है कृषि मंत्रालय के हाथ में है ये। और इसमें पहले टाइम पीरियड था 4 से 6 साल का, लगभग 2025-26 तक, और ये भी एक्सटेंड कर दिया 10 से 13 साल कर दिया, अब 2032-33 तक रहेगा ये। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है ये है क्या, देखो लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है ये, यानी कि इसमें कर्ज दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो या कम्युनिटी फार्मिंग एसेट तैयार करनी हो, यानी कि मान लो किसानों को वेयर हाउस वगैरह बनाने हो। पोस्ट हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, जब फसलों की कटाई हो जाती है उसके बाद मैनेजमेंट करना, और उसके साथ बाद मैनेजमेंट कैसे होता है भाई साहब, स्टोर करने के लिए हाउस चाहिए, गोदाम चाहिए, तो वो गोदाम वगैरह बनाने के लिए इसमें फैसिलिटी दी जाती है। लगभग 1 लाख करोड़ की इसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उनके जरिए फैसिलिटी दी जाती है, और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन ये दिया जाता है पर एनम छूट, यानी कि 2 करोड़ के लोन तक 3% का जो लोन है वो कौन भरेगी, अगर किसी ने 2 करोड़ तक का लोन लिया है तो जितना भी ब्याज है उसका 3% ब्याज गवर्नमेंट भरेगी। ये इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम प्रोवाइड की गई है, मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इस स्कीम के जरिए। तो इसमें एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरी कौन कौन है ये सब हैं, देखो आप पढ़ सकते हो रोक के, फार्मर, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, ये सारे आते हैं इसमें, लोकल बॉडी वगैरह, पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट वगैरह सब आते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन हमने पढ़ लिया ऊपर क्या होता है, एक बार रोक के आप पढ़ लेना इसे। क्रेडिट गारंटी दी गई है इसमें, देखो इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मतलब जो छोटे उद्योग वगैरह जो लोन लेते हैं 2 करोड़ तक, उनको भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और ये क्या है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी जो भी फी चार्जेज होगा इनका, और जो एफपीओ वगैरह मान लो क्रेडिट गारंटी इनको भी दी गई है। और ये क्या है, जो एफपीओ प्रमोशन स्कीम है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर का, एक कृषि मंत्रालय के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, उसकी स्कीम है एफपीओ प्रमोशन स्कीम, फार्मर
प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम है ये प्रमोशन के लिए, मतलब एफपीओ के प्रमोशन के लिए। तो एफपीओ जितने भी होते हैं ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ किसान मिलके ये एफपीओ बना लेते हैं। ये भी एक तरह से कोऑपरेटिव की तरह काम करती है। तो ये जो एफपीओ होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। मान लो एक किसान है, अपना माल बेचने जा रहा है किसी मार्केट में, मान लो किसी कंपनी को बेचना है, इसको अपना गेहूं बेचना, कोई आटे बनाने वाली कंपनी है। तो देखो इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होगी इसके पास साथ, मतलब एक फार्मर के पास, कि ये मान लो इसके पास मान लो 1 टन गेहूं है, तो 1 टन गेहूं है, इसको तो चाहिए कंपनी को 1000 टन गेहूं। तो मान लो 1 टन गेहूं है इसके पास, तो इसके साथ एक फार्मर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। जो कंपनी कहेगी वही रेट में देगा, मतलब ये ज़्यादा चलेगी किसकी, एक कंपनी की, क्योंकि उसे तो 1000 टन चाहिए जो गेहूं है आटा बनाने के लिए, और ये दे रहा है सिर्फ एक फार्मर 1 टन। तो ये भाई साहब अपना मन मर्जी चलाएगा। क्यों? देखो ये तो कह देगा भाई साहब आपके पास 1 टन है, मुझे तो 10 रुपये किलो में चाहिए, आपको बेचना है तो बेचो, नहीं तो मत बेचो। तो अब अगर मान लो बहुत सारे किसान इकट्ठे हो जाएं, 1000 किसान इकट्ठे हो जाएं या 10,000 हो जाएं, और वो मिलके एक एफपीओ बना लें, मान लो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, इसके जो एक मेंबर अपॉइंट कर देंगे। अब बार्गेनिंग पावर ये एफपीओ जाके करेगी, किसानों जो 1000 किसानों ने मिलकर कराया है, ये एफपीओ जाके करेगी बार्गेनिंग किसी कंपनी से जाके, किसी जिसको भी बेचना है। अब इसके पास मान लो इसको चाहिए कंपनी को 1000 टन, और इसके पास मान लो 1000 टन ही गेहूँ है। अब इसको एक साथ इतना मिल रहा है, अब बार्गेनिंग पावर इसकी हो जाएगी कि भाई साहब मेरे पास इतना इतना चाहिए, एक साथ मैं दे दूंगा, मुझको इतना मतलब चाहिए, अपना मैं बेचूंगा 15 रुपये किलो या 20 रुपये किलो के हिसाब से, आपको लेना है तो बताइए। तो कंपनी को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि देखो कंपनी जब अलग अलग किसी से खरीदेगी, कहीं से कम दाम में कहीं से ज़्यादा दाम में, तो इसको नुकसान होगा, एक साथ ही इसको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मर और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों को फायदा पहुंचाती हैं। अब आते हैं इस पे, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो पढ़ रहे हैं हम, इसका मैनेजमेंट कौन करता है। देखो मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है इसके लिए, और नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है, तो वो इसका मैनेजमेंट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी। देखो डीआरडीओ ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है अभी, आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए, मिलिट्री जो है हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसके लिए डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है। मान लो मिसाइल वगैरह या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह, लड़ाकू विमान वगैरह, राइफल वगैरह, ये डीआरडीओ वगैरह बनाती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट लैब्स हैं पूरे हमारे इंडिया में, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये डीआरडीओ ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो एरो इंजन होते हैं ना, जो मान लो स्पेस में रॉकेट वगैरह जाते हैं, उनमें जो इंजन लगे होते हैं, उसके इंजन को बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है। ये मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लो कोई इंजन बनाना, कोई पार्ट बनाना इंजन का, तो डाई होती हैं, डाई होती हैं भाई साहब। जैसे मान लो आपके घरों में मान लो कुछ भी है, बर्तन है, मान लो एक कटोरी है, गिलास गिलास मान लो गिलास है जिसमें आप पानी पीते हो, तो गिलास बनाने के लिए मशीन से बनता है, मशीन में एक डाई होती है गिलास के आकार की, तो इसमें मान लो स्टील डाला और गिलास का आकार दे दिया और चला गया। अब देखो पहले से ऑलरेडी डाई बनी होती है, तब इसमें हम जो क्या है उबाल के स्टील डालते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में, और वो जम जाता है, गिलास की फॉर्म ले लेता है, बन जाता है। ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि इसमें क्या डाई और जो वर्क पीस, जो भी पार्ट हैं, एक साथ बनेंगे, एक साथ हीट होंगे, सेम टेम्परेचर पे बनेंगे। यानी कि जो टेम्परेचर का लॉस होता है ना, बार बार हमने लिक्विड गर्म किया फिर डाई में डाला, वो लॉस नहीं होगा टेम्परेचर का। विदाउट लॉस ऑफ टेम्परेचर ये एक साथ बन जाएगी। जो भी पीस बनाना है, मान लो किसी भी इंजन के पार्ट वगैरह बनाने, सारे एक साथ बन जाएंगे, और हीट को मतलब डाई को अलग से हीट करने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही बन जाएंगे डाई भी और वो इंजन के पार्ट भी जो भी बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की देखो ये डाई होगी, इस तरह की इसमें प्रोवाइड किया जाएगा लिक्विड वगैरह और बनेगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, देखो तो ये इंडिया क्या है हमारा सेल्फ रिलायंस बन जाएगा एरो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, मतलब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारे देश में ही बना सकेंगे। और इंडिया देखो ऐसे कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, उनकी कैटेगरी में आ जाएगा इंडिया इसके जरिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पाकिस्तान एक्सप्लोटिंग स्कोप ऑफ यूरेनियम इन्वेस्टमेंट इन गिलगिट बाल्टिस्तान। देखो गिलगिट बाल्टिस्तान आपको सबको पता है, ये देखो भाई साहब ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये देखो ये वाला पीओके है, ये वाला पार्ट ये पाकिस्तान के कब्जे में है, अभी जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, हमारे इंडिया का ही अभिन्न हिस्सा है ये। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान एक जगह है, वहाँ पे यूरेनियम है, उसको ये एक्सप्लोर कर रहा है पाकिस्तान, निकाल रहा है उसको, इसलिए न्यूज़ में आया। यानी कि इंटरनेशनल जो लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय नियम, उनका उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान। क्योंकि जब भी कोई टेरिटरी किसी की दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड होती है, तो उसमें देखो यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो उसका मतलब मिनरल वगैरह जो होते हैं नहीं निकाल सकते, तो ये इसका इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है और यूरेनियम का एक्सप्लोटेशन करेगा। अब ये निकालेगा और यूरेनियम का इनरिचमेंट करेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है इंडिया के ये हैं। देखो एक तो ये चाइनीज का जो कंपनी है, माइनिंग कंपनीज हैं, उनको दे रहा है लीज पे, वो निकालेंगे यहाँ से लगभग गोल्ड, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम यहाँ पे मिलता है, वो यहाँ से ज़मीन से खोद के निकालेंगी। तो यूरेनियम है क्या,
और क्या यूजेज है इसके, देखो यूरेनियम इस तरह का होता है, काला काला सा निकलता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर है, और इसको पीस देते हैं कुछ ऐसा बन जाता है। और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहाँ से निकलता है, देखो ये सॉइल, रॉक वाटर, जो सरफेस वाटर होता है, रॉक चट्टानों में वाटर होता है उस पर मिलता है। ग्राउंड वाटर में देखो नहीं मिलता, ये जो सरफेस पे वाटर होता है रॉक चट्टानों में उस पर मिलता है। या फिर इसके यूरेनियम बेरिंग मिनरल होते हैं, मतलब माइंस होती हैं, उनमें निकलता है ये। इसकी एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ पे है, इसके कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग है। देखो यूरेनियम सिल्वरी ग्रे मेटेलिक कलर का होता है, और ये देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है यूज, मतलब बिजली बनाई जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसके। और इसे ज़्यादा इनरिचमेंट कर दिया जाए तो इससे बॉम्ब भी बनाए जा सकते हैं। और रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज होता है मेडिकल फैसिलिटीज़ में, मेडिसन वगैरह में, यानी कि जब रेडिएशन थेरेपी दी जाती है ना मरीज को ठीक करने के लिए, उसमें भी यूरेनियम यूज हो सकता है, डिप्लीटेड यूरेनियम। और ये रेडियो एक्टिव होता है, देखो यूरेनियम मतलब इसकी डेंसिटी हाई होती है, और ये इफेक्टिव होता है इन हाल्टिंग रेडिएशन, खुद भी रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशन को रोकने में भी ये इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। ये हाई डेंसिटी की वजह से देखो इसको यूज किया जा सकता है एयरक्राफ्ट में भी और इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी, मतलब ये जहाज वगैरह में भी यूज किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट वगैरह में। इंडिया में कहाँ कहाँ यूरेनियम की माइनिंग है, देखो इंडिया में देखो धारवाड़, जो धारवाड़ रॉक्स हैं उनमें पाया जाता है, धारवाड़ की जो चट्टान है उनमें पाया जाता है। जैसे देखो सिंहभूम कॉपर बेल्ट है, वहाँ पे झारखंड में मिलता है। उदयपुर, अलवर, झुंझुनू ये राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है, इनमें मिलता है। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, वहाँ पे मिलता है। भंडारा, ये भंडारा डिस्ट्रिक्ट है किसकी, महाराष्ट्र की, वहाँ पे मिलता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी रिजर्व मिलता है यूरेनियम का, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साउथ सदर्न बॉर्डर में, जो शेषाचलम फॉरेस्ट है और श्रीसेलम फॉरेस्ट है वहाँ पे मिलता है, यानी कि सदर्न एरिया जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का वहाँ पे मिलता है। अब यूरेनियम इनरिचमेंट का गोल क्या होता है, क्या है ये, देखो यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब ये है, जैसा ये मिलता है इसमें यूरेनियम 235 एक आइसोटोप है यूरेनियम का ही। यूरेनियम तीन तरह के होते हैं, देखो यूरेनियम 234, 235 और 238। तो ये 235 होता है ना, ये बहुत लाइट होता है। जैसे यूरेनियम का इनरिचमेंट का मतलब ये है, एक सेंट्रीफ्यूज होता है, मतलब एक कुप्पी सी होती है इस तरह की, देखो इस तरह की एक ये बोतल सी होती है, इसमें रख के यूरेनियम को स्पिन करते हैं, स्पिन का मतलब रोटेट, बहुत ज़्यादा गति में रोटेट करते हैं, घुमाते हैं इसको। तो इसमें से यूरेनियम में से क्या है, जैसे यूरेनियम 234 हमने डाला, यूरेनियम जो 234 जो इन्वायरमेंट में मिलता है, यूरेनियम 235, तो इससे जब हम स्पिन करते हैं तो इससे अलग हो जाता है 235। 235 लाइट होता है, हल्का, तो ऊपर तैरने लगता है, और 238 थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे बैठ जाता है, और हमें चाहिए 235। तो ये इनरिचमेंट हो गया। ज़्यादा इनरिचमेंट करेंगे हम तो ये 235 ज़्यादा निकलेगा, और इसे न्यूक्लियर बम, एटम बम वगैरह बनाए जा सकते हैं इस यूरेनियम 235 से। ये आइसोटॉप है यूरेनियम के यू 238, 235, 234, ये यूरेनियम के ही आइसोटॉप हैं। आइसोटॉप का मतलब होता है जब किसी एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये है 1 और यहाँ पे लिखते हैं 2, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है। जब एटॉमिक नंबर सेम हो, मास डिफरेंट हो, यानी कि आइसोटॉप हो गया। जैसे हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम होता है 1 होता है हाइड्रोजन, तो ये आइसोटॉप हो गया हाइड्रोजन का दूसरा, समझ गए, मतलब मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, परमाणु क्रमांक सेम और परमाणु भार अलग, डिफरेंट। तो यूरेनियम इनरिचमेंट का गोल यही है कि यूरेनियम 235 इससे निकाला जाए और इससे एनर्जी बनाई जाए और बिजली वगैरह बनाई जा सकती है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पार्कर सोलर प्रोब। ये क्या है, देखो नासा का एक मिशन है, ये सन को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा था, सन की स्टडी के लिए। इस तरह का देखो ये सैटेलाइट वगैरह है जो सन के पास है, थोड़ा इतना पास नहीं है, ज़्यादा पास होगा तो जल जाएगा ना, अभी भी हजारों लाखों किलोमीटर दूर है सन से ये साइंटिस्ट ने देखो अभी नई स्टडी देखी है, यहाँ पे लार्ज क्लाउड ऑफ स्पेस डस्ट देखें, इस पार्कर सोलर मिशन है, इसके जरिए देखा है, इमेज ली है। स्पेस डस्ट, जो स्पेस में आसमान में धूल है उसके कुछ लार्ज क्लाउड बने हुए हैं, उनका बिहेवियर और इनर स्ट्रक्चर के बारे में मतलब कुछ स्टडी किया, अध्ययन किया है, उनकी पिक्चर ली है। और जो लार्ज क्लाउड ऑफ स्पेस डस्ट है इन्हीं को बोलते हैं जोडाइकल क्लाउड। ये पूरे सोलर सिस्टम में स्वर्ल करते रहते हैं, स्वर्ल का मतलब घूमते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं ये क्लाउड। तो ये जो है पार्कर सोलर प्रोब है, जो इसके मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव है, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है क्या, एक तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है सन के, जो सोलर कोरोना है, सोलर विंड है। सोलर कोरोना का मतलब ये वो कोरोना नहीं है जो बीमारी है, सन की देखो लेयर है भाई साहब बहुत सारी, जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना। जो सन की कोरोना है ये हमें देखो नॉर्मली दिखाई नहीं देती, सन की कोरोना की जो लेयर है, जब सोलर इक्लिप्स लगता है ना, सूर्य ग्रहण, तब दिखाई देती है ये सोलर कोरोना। तो सोलर कोरोना और सोलर से विंड जो निकलती है, हीट जो निकलती है, हीट की वजह से विंड जो निकलती हैं हवाएं, उनके बारे में स्टडी करेगा कि ये हीट आती कहाँ से, और जो इसका स्ट्रक्चर है या प्लाज्मा वगैरह है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है सन की सोलर विंड के जरिए, ये कैसे है, इन पे स्टडी करेगा। यानी कि जो एनर्जेटिक पार्टिकल को जो एक्सिलरेशन मिलता है, इनके बारे में एक्सप्लोर करेगा इस मिशन के जरिए। नासा का मिशन है ये, जो
स्पार्कल सोलर मिशन है, सन पे भेजा गया था। इतना ही था बस इस लेक्चर में।